Guys, my name is Pratiksha and I am preparing for judiciary as well as I am trying to be a research fellow. Okay, so today I would like to make my first video that is on Muslim law and the topic is Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Okay, so I am going to start like what is dissolution? Dissolution is जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं और वो मुस्लिम लॉ के तहत हो रहा है इसलिए हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, यानी कि मैरिज का डिसोल्यूशन हो रहा है, मैरिज डिसॉल्व हो रहा है, मैरिज रिपुडिएट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट दैट इज 1939। चूंकि ये 1939 का एक्ट है इसलिए इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और ये फोर्स में आया है 17th ऑफ मार्च दैट इज 1939। और ये जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिसोल्यूशन का जो कुछ ग्राउंड्स है वो ऑलरेडी सेक्शन 2 में दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत। उसमें काफ़ी सारे सब क्लॉजेस भी हैं और उसमें हम क्या देखते हैं, पहले ऐसे सिर्फ 2 ग्राउंड्स अवेलेबल थे हमारे पास जिस केस में कोई भी विमेन अपने मैरिज को डिसॉल्व कराया करती थी, जैसे कि एक था लियान दैट इज़ फॉल्स चार्जेस ऑफ एडल्ट्री अगेंस्ट वाइफ, यानी कि उस केस में जब हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट किसी भी तरह का एडल्ट्री का चार्जेस लगाता था तो उस केस में एक ग्राउंड मिलता था वाइफ को कि अपने मैरिज को वो डिसॉल्व करवा सकती थी अपने हस्बैंड के साथ, और दूसरा था इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। अब इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस जोड़े गए हैं, यानी कि सेक्शन 2 के तहत हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल है जिस केस में वाइफ चाहे तो अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। और पहले वाले जो ग्राउंड्स अवेलेबल थे उसमें वो ग्राउंड्स जो थे वो मुस्लिम के अंडर में सभी सेक्ट्स में या सभी सब सेक्ट्स में अवेलेबल नहीं थे, जो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी को प्रोवोक कर रहे थे। लेकिन अब जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आया उसके तहत हमारे पास बहुत सारे ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं सेक्शन 2 में, और ये ग्राउंड्स जो हैं सभी मुस्लिम विमेन को अवेलेबल हैं। इसमें किसी भी तरह का सेक्ट का या सब सेक्ट की कोई बाउंड्री नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से फेयर जस्टिस का निर्माण कर रहा है जिसके अगेंस्ट मुस्लिम विमेन जो है इन सारे ग्राउंड्स के तहत अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो ग्राउंड है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 के तहत है। उसमें है कि इफ़ अ हस्बैंड इज कम्प्लीटली मिसिंग एंड नॉट हर्ड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ओके, तो इसमें है कि अगर किसी भी लेडी का हस्बैंड, कोई भी मुस्लिम लेडी है, उसका हस्बैंड अगर 4 years तक कम्प्लीटली एब्सेंट है, उसके बारे में ना सुना गया है ना उसको देखा गया है, तो उस केस में 4 years का ये मिनिमम पीरियड है, अपवर्ड्स भी हो सकता है। तो उस केस में लेडी जो है अपने मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए सूट फाइल करेगी और कोर्ट खुद को कन्विंस करेगा कि क्या जो सूट फाइल किया गया है, जो पिटिशन फाइल किया गया है लेडी के द्वारा अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, वो सही है या वो गलत है। उसके बाद कोर्ट ये कहेगा कि सेक्शन 3 के तहत आप उसके हस्बैंड के लीगल हेयर्स का लिस्ट प्रोवाइड करें, यानी कि आप अपने हस्बैंड का लीगल हेयर का लिस्ट प्रोवाइड करें, और उस लीगल हेयर्स को वो कोर्ट जो है वो पता करने का कोशिश करेगा कि क्या इस लीगल हेयर ने इन लीगल हेयर्स ने क्या इसके बारे में, इसका जो हस्बैंड है उसके बारे में कभी भी पिछले 4 साल से या 4 साल से अपवर्ड्स का जो भी पीरियड्स है उसमें क्या उसके हस्बैंड के बारे में किसी ने सुना है, किसी ने उसको देखा है। और जब कोर्ट अपने आप को कम्प्लीटली कन्विंस कर लेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछले 4 साल में किसी ने भी इसके हस्बैंड को ना देखा है ना सुना है, तो उस केस में कोर्ट जो है सेटिस्फैक्शन के बाद डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत डिक्री पास करेगा कि ठीक है मैरिज को डिसॉल्व किया जाए। ऑल राइट, उसके बाद फिर इसमें क्या एक चीज़ और होता है कि ये जो कोर्ट का जो डिसीज़न होगा वो 6 months तक इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब कि 6 months तक इफेक्टिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 months तक का टाइम दिया जाएगा उसके हस्बैंड को, ताकि अगर वो कहीं भी है इस दुनिया में तो वो अपना आकर के अगर चाहता है मार्शल लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है, अपना मार्शल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हुए, तो फिर वो अपीयर हो जाए और फिर वो कोर्ट को अगर ये कन्विंस करता है हस्बैंड अपीयर होके उस 6 months के अंडर कि वो अपने मार्शल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए रेडी है,
और फिर कोर्ट सेटिस्फैक्शन के बाद ये जो क्या कहते हैं डिक्री है उसको सेट असाइड कर देगा और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो नॉर्मल लाइफ है वो लीड होने लगेगा। तो मतलब कि अगर हस्बैंड क्या कहते हैं 6 मंथ्स तक अपीयर नहीं करता है तो 6 मंथ के बाद फिर ये जो डिक्री है वो इफेक्टिव हो जाएगा और मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर है सेक्शन 2 क्लॉज 2, that is a husband is not able to provide maintenance to a wife, that is for a period of 2 years or upwards। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने में अनेबल हो जाता है, चाहे उसके मेंटेनेंस प्रोवाइड करने का कारण रीजनेबल हो अनरीजनेबल हो, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन मुस्लिम लॉ। तो अगर उसका हस्बैंड किसी भी तरह से बीमार हो या फिर क्या कहते हैं पॉवर्टी स्ट्रिकन हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, चाहे उसका कोई भी रीजनेबल कॉज हो, लेकिन उसको अपनी वाइफ को किसी भी तरह से मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, ये उसका धर्म माना गया मुस्लिम लॉ के तहत। और कोई भी हस्बैंड अगर ये क्या कहते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड ना कर पाए, जो कि कम से कम पीरियड क्या कहते हैं 2 इयर्स का होगा और अपवर्ड्स भी हो सकता है, तो उस केस में वाइफ जो है अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। और इसमें एक चीज़ ये है कि लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई वाइफ है और अगर वो छोटे मोटे माइनर कॉन्फ्लिक्ट से लड़ाई झगड़ा करके अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ करके अपने पेरेंटल होम चली जाती है, तो उस केस में वो फिर लायबल नहीं है कि 2 इयर्स के बाद वो अपीयर होकर के कहेगी कोर्ट को कि मेरा हस्बैंड मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में कोर्ट उसके इस पिटिशन को एंटरटेन नहीं करेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सपोज कोई वाइफ है जो कि हस्बैंड के परमिशन से अपने स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर रहती है और हस्बैंड को उसको भी किसी भी कीमत पे मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, अगर हस्बैंड उसको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो लेडी भी जो है जो कि हस्बैंड से अलग रह रही है, जिसके पास अपना कोई इनकम नहीं हो, सोर्स नहीं हो अर्निंग का, और अगर उसके पास सोर्स या अर्निंग का इनकम होता भी है, सपोज वो एम्प्लॉयमेंट के भी वजह से अपने हस्बैंड से अगर अलग रह रही होती है हस्बैंड के परमिशन से, तो उस केस में भी हस्बैंड जो है इंटाइटल्ड है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए। और इस तरह से अगर वाइफ जो है वो मेंटेनेंस नहीं पाती है अपने हस्बैंड से, तो फिर वो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवाती है। ओके, सो सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज 3 क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 3 है कि अगर हस्बैंड को, किसी के भी हस्बैंड को 7 ईयर्स से या 7 ईयर्स मिनिमम पीरियड और मैक्सिमम जो भी हो जाए, तो उस केस में हस्बैंड को अगर इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो उस केस में वाइफ जो है अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। ठीक है, ये राइट भी अवेलेबल है वाइफ को कि अगर किसी भी वाइफ के उसके हस्बैंड को अगर ये क्या कहते हैं किसी भी तरह से इम्प्रिजनमेंट होता है, तो वाइफ अगर चाहे तो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 3 के तहत वो अपने मैरिज को रिपुडिएट करवा सकती है और वो अपने मैरिज को किसी भी तरह से एंड कर सकती है, इसके लिए वो कंप्लीटली एंटाइटल्ड है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 4, सेक्शन 2 क्लॉज 4 क्या है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 4 है कि हस्बैंड अगर अपना मार्शल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न से, जो कि कम से कम का पीरियड होगा वो 3 इयर्स का होगा और 3 इयर्स का अपवर्ड्स भी हो सकता है। यहाँ मार्शल ऑब्लिगेशन का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, यहाँ पे मार्शल ऑब्लिगेशन के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। यहाँ मार्शल ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया कि अपनी शादी के ड्यूटी को, यानी कि अपने मैरिज के तहत जो उसकी ड्यूटी है उसकी वाइफ के प्रति बनती है, या फिर कोहैबिशन की ड्यूटी को अगर हस्बैंड किसी तरह से नहीं फुलफिल कर पाता है, तो फिर वाइफ जो है वो इंटाइटल है कि अपने हस्बैंड के साथ अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। यानी कि वाइफ जो है वो सूट फाइल कर सकती है और कोर्ट सेटिस्फैक्शन के बाद डिक्री पास करेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर है सेक्शन 2 क्लॉज 5, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 5 हो गया इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी में क्या है कि दो चीज़ों को सेटिस्फाई करना है। सबसे पहला तो जब वाइफ ने शादी की है तब से हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, और दूसरा अभी जब तक वो सूट फाइल कर रही है तब तक हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंसी का मतलब हो गया कि हस्बैंड कैपेबल नहीं है अपने कंजुगल रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए, हस्बैंड कैपेबल नहीं है अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो किसी तरह का कोई डिफेक्ट है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंसी। और ये मैं ऑल्दो आई नो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे इसका मतलब, पर देयर आर फ्यू who may not be aware of the word, so that is why I have explained. So okay, इसमें क्या होगा?
इम्पोर्टेंसी के तहत कोई भी वाइफ जब कोर्ट में जाकर के कहेगी कि हमको अपने हस्बैंड से इसलिए मैरिज डिसॉल्व करवाना है क्योंकि मेरा हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर हस्बैंड के बारे में वाइफ उस शादी के वक्त से जान रही होती थी कि उसका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, तो फिर उस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाता था। लेकिन अब इसमें जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं, जिसमें ये चेंजेस आया है कि अगर वाइफ ये जान भी रही होती है कि उसका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, जान रही थी जब उसकी शादी हो रही थी, तो भी अब इस पिटीशन को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंसी के तहत ये चीज़ था कि जब वाइफ अपना सूट फाइल करती है कोर्ट में कि मेरा हस्बैंड इम्पोर्टेंट है इसलिए आप मेरे मैरिज को डिसॉल्व कीजिए, तो उस केस में पहले ऐसा था कि कोर्ट जो है वो हस्बैंड को 1 ईयर का पीरियड का टाइम दिया करता था, एप्लीकेशन जब लगाता था हस्बैंड, तो कि आप अपना पोटेंसी को प्रूव कीजिए। ठीक है। तो एक केस हुआ था गुलाम मोहम्मद खान वर्सेस हसीना। तो गुलाम मोहम्मद खान वर्सेस हसीना में ऐसा हुआ था कि वाइफ ने सूट फाइल किया था कि मेरे मैरिज को इसलिए डिसॉल्व किया जाए क्योंकि मेरा हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। तो कोर्ट ने उसके हस्बैंड को 1 साल का समय दिया और कहा कि आप अपनी पोटेंसी को प्रूव करें। तो फिर अपना हस्बैंड जो है वो अपना क्या कहते हैं मेडिकल बोर्ड का डायग्नोसिस का जो रिपोर्ट था वो ला करके उस कोर्ट में दिया कि मैं पोटेंट हूँ। तो फिर उस केस में क्या था कि वाइफ का जो सूट था वो सेट असाइड कर दिया गया और उसके पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया गया। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसके हस्बैंड को पहली बार जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड का जब क्या कहते हैं रिपोर्ट ला करके दिया था, तो कोर्ट ने फिर से उसको ऑर्डर किया था कि आप दूसरे मेडिकल काउंसिल से या दूसरे मेडिकल बोर्ड जा करके आप फिर से अपना डायग्नोसिस करा करके उसको दोबारा देना पड़ा था। ठीक है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी वाइफ है इस बात का किसी भी तरह से फ़ायदा ना उठा सके कि वो इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जा करके उससे डिवोर्स ले ले। ठीक है। उसके अलावा क्या था कि पहले जो राइट था इम्पोर्टेंसी का, वो जब वाइफ एक्सरसाइज करती थी तो मैरिज इमीडिएटली डिसॉल्व नहीं होता था। हस्बैंड को कुछ टाइम मिलता था कि अपना हस्बैंड अपना पोटेंसी प्रूव कर सके। और अब ऐसा है कि अगर हस्बैंड अपना एप्लीकेशन नहीं लगाता है कि वो अपने पोटेंसी को प्रूव करना चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर उस इमीडिएटली जो है वो मैरिज डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 6 की। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में है कि हस्बैंड जो है इनसेन है, हस्बैंड जो है लिप्रोसी से सफ़र कर रहा है या किसी भी तरह से किसी भी वनरल डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो उस केस में वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड है कि अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है, उसके लिए सूट फाइल कर सकती है और कोर्ट अपने सेटिस्फैक्शन के बाद मैरिज को डिसॉल्व कर देगा। उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 7। सेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यानी कि ख्यारुल बुलुग। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि जैसे ये जो ख्यारुल बुलुग या ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ शिया लॉ में अवेलेबल हुआ करता है। इसमें ये है कि अगर किसी भी लेडी की शादी उसके फादर या ग्रैंडफादर की इच्छा से हुई है, तो वो लेडी अगर चाहे तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज कर सकती है, यानी कि जब वो प्यूबर्टी अटेन कर सकती है तो वो चाहे तो अपने मैरिज को कंटिन्यू कर सकती है, चाहे तो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है। तो ये जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का एक्सरसाइज करने का विमेन का जो राइट है, ये पहले विमेन को अवेलेबल नहीं था। ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 आने से विमेन को भी ये राइट दिया गया है। और इसके तहत क्या होता है? इसके तहत ये होता है, पहले वाले एक्ट के हिसाब से ये था कि ये जो मैरिज को डिसॉल्व किया जाएगा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी से या ख्यालुल बुलुग से, ये जैसे ही विमेन अटेन करती थी प्यूबर्टी, उसको जो है वो मैरिज को डिसॉल्व कर देना पड़ता था। ठीक है, अगर वो मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब इसका रेज कर दिया गया है एज, और इसको 18 ईयर्स कर दिया गया है, यानी कि 18 ईयर्स के अंदर वाइफ अपने चाहे तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक्सरसाइज करके अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, प्रोवाइडेड कि उसका मैरिज जो है वो कंज्यूमेशन नहीं हुआ था। ठीक है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्रुएल्टी। क्रुएल्टी के एम्बिट में पहले सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी था, बाद में इसमें मेंटल क्रुएल्टी का भी एलिमेंट जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं कोर्ट का ये कहना था कि फिजिकल क्रुएल्टी से कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रेव जो है वो एक मेंटल क्रुएल्टी है, इसलिए इस सेक्शन 2 क्लॉज 8 के तहत यहाँ पे मेंटल क्रुएल्टी की बात की जा रही है। ठीक है। इसमें है सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्लॉज ए।
यानी कि हैबिचुअल असॉल्ट ऑन द वाइफ और मेकिंग द लाइफ मिजरेबल बाय क्रुएल्टी ऑफ कंडक्ट इफ सच अ कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, अगर सपोज कोई हस्बैंड है, वो अगर ये क्या कहते हैं अपनी वाइफ को इग्नोर करे, किसी भी तरह से उसको किसी तरह से असॉल्ट करे या उस पर किसी तरह का कोई क्रुएल्टी करे, तो वाइफ जो है इंटाइटल्ड है कि वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के ऐसा करने से वाइफ के लाइफ पे कहीं ना कहीं एक जो उसकी जो हैप्पीनेस है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और कहीं ना कहीं ये एक मेंटल एगनी, मेंटल क्रुएल्टी क्रिएट कर रहा है वाइफ के माइंड में। ठीक है, इसमें एक केस है जैसे कि द इंडियन कोर्ट्स आर नाउ गिविंग a wide meaning to the term cruelty, that is सैयद जियाउद्दीन वर्सेस परवेज। ये सैयद जियाउद्दीन वर्सेस परवेज के केस में कहा गया है कि इंडियन कोर्ट जो है अब जो क्रुएल्टी को वाइड मीनिंग दे रहा है। क्यों दे रहा है वाइड मीनिंग? क्योंकि पहले इसमें सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी इंक्लूडेड था, अब इसमें मेंटल क्रुएल्टी भी इंक्लूडेड है। ओके, उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्लॉज बी, ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ अ हस्बैंड association of the husband with women of evil repute or that leads to an infamous life। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि सपोज किसी लेडी का हस्बैंड है, उसका किसी भी तरह से किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ या किसी कॉल गर्ल के साथ अगर इसका एसोसिएशन हो जाता है, तो इस केस में भी वाइफ के लिए एक मेंटल एग्नी क्रिएट होता है और वाइफ चाहे तो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। ओके, 2 क्लॉज 8 क्लॉज सी क्या है? द हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हिज वाइफ टू लीड एन इमोरल लाइफ। अगर हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स करता है इमोरल लाइफ लीड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटल एग्नी, मेंटल क्रुएल्टी क्रिएट करता है वाइफ के माइंड पे और वाइफ चाहे तो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्लॉज डी, द हस्बैंड डिस्पोजेज ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट ओवर इट। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे बिना उसके कंसेंट के या उसके कंसेंट से भी, जो कि वाइफ नहीं चाहती है कि ऐसा हस्बैंड करे, तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटल क्रुएल्टी क्रिएट किया जा रहा है वाइफ के माइंड पे और वाइफ चाहे तो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है इस केस में। हाँ, इसमें जैसे एक केस आया था, वो केस था इन जुबैदा बेगम वर्सेस शरदा शाह। उस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स को सेल किया था। क्यों सेल किया था? क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि हस्बैंड ने अपने वाइफ के ऑर्नामेंट्स को सेल किया था और कोर्ट का ये कहना है कि हस्बैंड इस केस में क्रुएल्टी नहीं कर रहा है वाइफ के अगेंस्ट। क्यों नहीं कर रहा है वाइफ के अगेंस्ट क्रुएल्टी? क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरतें थी, सपोज क्या कहते हैं, वाइफ जो थी वो इल थी, सिक थी, तो उसके लिए मनी की ज़रूरत थी, इसलिए हस्बैंड ने उसके ऑर्नामेंट्स को सोल्ड किया। अगर है उसके ऑर्नामेंट्स को सेल किया है तो उसका जो मेंस्ट्रिया है उसके हस्बैंड का, वो कहीं ना कहीं रॉन्गफुल नहीं है, इसलिए वाइफ जो है इस केस में इंटाइटल्ड नहीं है कि वो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवाए इस स्पेसिफिक पर्पस के साथ, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो गुड इंटेंशन के साथ, गुड फेथ में उस ऑर्नामेंट्स को सेल किया था। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्लॉज ई, द हस्बैंड ऑब्स्ट्रक्ट इन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिलीजियस प्रोफेशन ऑफ वाइफ। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को रिलीजियस प्रैक्टिस को, प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से अगर किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, तो उस केस में वाइफ जो है इंटाइटल्ड है कि अपने मैरिज को डिसॉल्व करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हस्बैंड के ऐसा करने से वाइफ को कहीं ना कहीं मेंटल क्रुएल्टी का सामना करना पड़ रहा है। एक केस आया था अबू बकर वर्सेस मामू कोया। अबू बकर वर्सेस मामू कोया में क्या हुआ था? The husband used to compel his wife to put on a sari and see pictures in cinema. Okay, the wife refused to do so because according to her belief this was against Islamic way of life. ठीक है, तो she sought a divorce under section 2 clause 8 clause E of the act, saying that since the husband compelled her to do something which is against her religious profession and practice, it creates mental cruelty by the husband. ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें क्या जवाब दिया पता है? कोर्ट ने कहा कि इट वॉज हेल्ड बाई केरला हाई कोर्ट दैट द कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज क्रुएल्टी।
हस्बैंड का जो कंडक्ट है आप उसको क्रुएल्टी नहीं मान सकते हैं, बिकॉज mere departure from standard of suffocating orthodox life does not constitute an un-Islamic behavior। मतलब कि केरला हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप एक ऑर्थोडॉक्स लाइफ से निकलकर खुलेपन में जी लीजिए तो उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड का जो इंटेंशन है वो अच्छा है, तो ये आपके लिए मेंटल क्रुएल्टी क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये कहा। फिर है सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्लॉज एफ। मतलब कि अगर कोई हस्बैंड है, उसकी शादी हुई और उसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, तो हस्बैंड जो है उसका ये ड्यूटी है कि वो सभी वाइफ्स के साथ इक्वल बिहेवियर करे। अगर हस्बैंड सभी वाइफ्स के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं करता है तो उस केस में वाइफ के अंदर एक मेंटल एग्नी, मेंटल क्रुएल्टी का एक बीज बो देता है हस्बैंड। वाइफ जो है मेंटली टॉर्चर्ड फील करती है खुद को, और उस केस में वाइफ अपना जो मैरिज है वो चाहे तो डिसॉल्व करवा सकती है। जैसे इटवरी वर्सेस अशगरी वाले केस में क्या हुआ था कि सपोज हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी मैरिड था और वो फिर से एक शादी कर ले या घर में किसी कंक्यूबाइन को ले आए, तो कहीं ना कहीं इस केस में वाइफ जो है वो मेंटल क्रुएल्टी का सामना करेगी, और अगर घर छोड़ के चली जाती है तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेंटल क्रुएल्टी का सामना करेगी। तो ये कहीं ना कहीं हस्बैंड का ड्यूटी है कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो कि वाइफ जो है उसकी मेंटल क्रुएल्टी से सफ़र करे खुद को, और सारी वाइफ्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है और किसी को इग्नोरेंस में नहीं डालना है। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 9। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में कुछ रेसिड्यूरी क्लॉजेज हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में ऐसे लियान था जो कि इस फॉल्स चार्जेस ऑफ एडल्ट्री अगेंस्ट वाइफ था। बाद में इसमें रेसिड्यूरी क्लॉज इसको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने सेक्शन 2 के तहत 8 क्लॉजेज हमने कवर किए, जिसमें हम देखें कि इन सारे 8 क्लॉजेज के तहत वाइफ जो है इंटाइटल्ड है कि अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। और ये जो सेक्शन 2 क्लॉज 9 है रेसिड्यूरी क्लॉज, उसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि अगर इन ग्राउंड्स के अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड है जिसमें वाइफ अगर जस्टिफाइड है हस्बैंड के साथ अपने मैरिज को डिसॉल्व करवाने के लिए, तो उस केस में भी वाइफ अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है। ठीक है, उसके बाद ये हमने कर लिया, ये हमने जो कुछ भी किया वो हमने किया है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसमें हमने किया सेक्शन 2 के तहत कुछ ऐसे एडिशनल ग्राउंड्स जिसमें कि वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड है कि अपने मैरिज को डिसॉल्व करवाए। इसको हम एडिशनल ग्राउंड क्यों कहे? क्योंकि इसमें पहले से लियान था और क्या कहते हैं इम्पोर्टेंसी था, तो कहीं ना कहीं इसको आप एडिशनल ग्राउंड नहीं कह सकते हैं, इसको आप मेन ही ग्राउंड कहिए। और इसमें सारी जो पार्शलिटी थी, जो कि पहले कुछ सेक्ट्स को अवेलेबल थे, कुछ सबसेक्ट्स को अवेलेबल थे ये अपने मैरिज को डिसॉल्व करने का राइट, उसको अब यूनिवर्सल कर दिया गया। सारी विमेन को ये राइट अवेलेबल हो गया कि वो अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है, रिपुडिएट करवा सकती है। और इसमें हमने टोटल सेक्शन 2 के तहत 8 क्लॉजेस को डिस्कस किए, जो कि एक्चुअली 8 नहीं कह सकते हैं, आप उसको 9 कह सकते हैं, क्योंकि 9th वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि वो रेसिड्यूरी क्लॉज है। और रेसिड्यूरी क्लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी शादी अगर रिपुडिएट हो रही है अपने हस्बैंड के साथ, और अगर आप इस 8 जो भी 8 जो क्लॉजेज हैं उसमें अगर आपकी ग्राउंड्स फॉल नहीं कर रही है, तो फिर उस केस में आप सेक्शन 2 क्लॉज 9 दैट इज़ रेसिड्यूरी क्लॉज के तहत भी अपने मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो हम लास्ट टाइम सिर्फ एक अपना जो हेडिंग है कि इसमें कितने सारे ग्राउंड्स थे और क्या क्या नाम थे उन ग्राउंड्स के, वो एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक बार समरी हो जाए। ओके, दिस इज सेक्शन 2 दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल टू द मुस्लिम वाइफ where the wife can get her marriage dissolved and she can get relief from the husband, she can get her marriage repudiated. Okay, so section 2 that is clause 1, the husband is missing for a period of 4 years or upwards. Section 2 clause 2 that is husband's failure to maintain the wife for a period of 2 years or upwards. And the section 2 clause 3 that is imprisonment of the husband for a period of 7 years or more. Section 2 clause 4 that is husband's failure to perform marital obligation for a period of 3 years or upwards. Section 2 clause 5 that is husband's impotency. Section 2 clause 6 that is husband is suffering from insanity, leprosy or venerable disease. Section 2 clause 7 that is option of puberty that is Carol Bullock. Section 2 clause 8 that is cruelty
by the husband to the wife, and it has included in its ambit physical as well as mental cruelty. Section 2 clause 8 clause A, that is habitual assault on wife or making her life miserable by cruelty of conduct if such a conduct does not amount to physical ill treatment. And section 2 clause 8 clause B, that is association of husband with a woman of evil repute or that leads to an immoral or infamous life. Section 2 clause 8 clause C, that is husband attempts to force his wife to lead an immoral life. Section 2 clause 8 clause D, the husband disposes of her property or prevents her from exercising her legal rights over it. And section 2 clause 8 clause E, that is husbands obstruct in the religious practice or profession of the wife. And section 2 clause 8 clause F, that is if the husband is having more than one wife and does not treat them equally. And section 2 clause 9, that is क्या कहते हैं residuary clause, which contained lien earlier and now it contains another additional grounds on which if it is justified to take divorce or repudiation of marriage can be possible, then after the court is convinced, marriage can be dissolved. That is under section 2 clause 9 under residuary clause. So these were the various important grounds I have discussed on the dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Okay, so if you like my video, if I have explained it in a proper manner and if you have understood, please like, subscribe my video and write down the comments in the comment section below so that I can understand whether I have to improve my video, what I have missed, what else I have to include further, and also write down the topics which you want me to cover. Thank you so much.